Okay, we'll start discussing. Am I audible to all? सबको आवाज आ रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? We were discussing, I guess, concept of pseudo force वगैरह किया था ना? है ना? pseudo force का concept डिस्कस किया था, right? Yes, sir. आज के लेक्चर में हम लोग NLM और वर्क पावर एनर्जी दोनों को हम मिक्स करेंगे, देखो, और फिर डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा वैष्णवी। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, विल मिक्स NLM विथ वर्क पावर एनर्जी। कैसे, आप देखिए। दैट इम्प्लाइज कि हम फ्रिक्शन के बारे में भी बातें करेंगे आज। मान लो, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक प्लेस कर दिए। So on the horizontal surface I have placed a block. Let me take the mass of this block as 2 kg और इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और इस पे फ्रिक्शन भी है। सो मान लो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.3 है और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? कम होगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आपको ग्राफ कुछ याद हो, सो फ्रिक्शन और फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बीच का जो ग्राफ होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका अप्लाइड फोर्स यू आर टेकिंग हियर एंड हियर वी आर टेकिंग फ्रिक्शन, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पहले ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ेगा, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन होता जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते पिक पे आ जाएगा। दिस इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद ये थोड़ा डिक्रीज करता है और बाद में फिर ऐसे चला जाता है। सो ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का जोन है फ्रॉम हियर टू हियर। दिस पॉइंट, जो यहाँ का जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो पॉइंट है ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। ये जो पॉइंट है फ्रॉम हियर टू हियर, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना आप फोर्स लगाते। अगर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और वो स्टैटिक फ्रिक्शन के जोन में है, तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब फ्रिक्शन खुद को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। जितना मेरा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही अमाउंट में फ्रिक्शन होगा, खुद को सेल्फ एडजस्ट किया। और फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा। दैट लिमिट इज कॉल्ड माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट हो गया, इसके आगे फ्रिक्शन नहीं जा सकता। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो ये जो फेज होता है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस फेज इज माय काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। और मुझे अपने को यहीं से समझ में आ रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है और ये कांस्टेंट रहता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के जोन में चला गया, उसके बाद आप कितना भी फोर्स लगाओ फ्रिक्शन में चेंज नहीं होता। तो फ्रॉम हियर टू हियर फ्रिक्शन इंक्रीजेस एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज। यहाँ पे द फ्रिक्शन बिकम्स मैक्सिमम विच इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इस इंटरवल में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लगे तो फ्रिक्शन के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ा दो। Is it fine, everyone? Yes, sir.
ओके, सो ये म्यू के थोड़ा सा कम होता है म्यू एस म्यू एल से, सो लेट मी टेक दिस एज 0.2. आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड नंबर 1, find number 1 acceleration, number 2 work done due to applied force, number 3 work done due to friction, total work done. ये डिस्प्लेसमेंट तो इसमें ही आ जाएगा. ये सब निकालना है आपको इन 2 seconds. चलिए शुरू हो जाओ. सब कुछ इंक्लूड कर दिया इसमें, वर्क एनर्जी और एनएलएम. ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे आज हम. फोर्स, हाँ ये सॉरी, तो फोर्स नीड टू बी गिवन. लेट मी टेक दिस ऑफ 20 न्यूटन. ओके, एक्सेलरेशन 8 आया. सोहम का भी, प्रणिका का, बोथ ऑफ देम. चलो देखो, पहली बात तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, देन इसके ऊपर नीचे में एक्ट हो जाएगा इसका मास टाइम्स ग्रेविटी, दैट इज 2 × 10 20 न्यूटन, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा. अब सबसे पहले हम काम करते हैं, वी फाइंड आउट दी लिमिटिंग वैल्यू कितना है. सो सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो. मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ इस केस में. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एल इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इम्प्लाइज कि जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, म्यू एल आई एम हैविंग इज 0.3. ओके, ठीक है, म्यू एल आई एम हैविंग इज 0.3 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg विच इज 20. सो ये 20 हो गया. सो यहाँ पे जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6 न्यूटन. अब ये केस में आप देखिए, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दिस फोर्स अप्लाइड इज मच लार्जर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो मेरा फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, मुझे बताओ अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता, अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता, तो ऑब्जेक्ट मूव कर पाता क्या? नहीं सर. नो सर. नहीं कर पाता. ये मैं स्टेप में बता रहा हूँ ताकि आगे भी आपको ये बात समझ में आ जाए. सो सिंस माय अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट विल मूव, है ना, ऑब्जेक्ट विल मूव. एक तो पॉइंट क्लियर हो गया. सो इसका मतलब अब इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा. सो एफ नेट, अगर आप नेट फोर्स करोगे कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ के, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा तो अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन में चला गया. सो एफ नेट इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन इज 20 माइनस
0.2 into 20. So this implies mass is 2 into acceleration is equal to 20 minus 4. This will become 16. So 2 into acceleration will be equal to what? 16. इसको हम कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 8. Implies कि जो मेरा acceleration आ गया, that is equal to 8 meter per second square. Okay, let's see. वर्क डन निकालना 2 सेकंड्स में, तो बेटर है कि आप एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाल दो. सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो 0 into 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 8 into what 2 का स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो गया. एस कितना आ जाएगा फ्रॉम हियर 16 मीटर. सो मेरा ओके जो ये आया है 16 मीटर आ गया. सो सी पार्ट में आपसे ये पार्ट सॉल्व हो गया. बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. तो अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है. सो प्लस दिस विल बी फोर्स इनटू एस एंड थीटा अगेन हियर इज 0. सो वर्क डन कितना हो जाएगा अप्लाइड फोर्स की वजह से 20 into 16. सो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट 320 जूल्स. ये इस पार्ट का आंसर आ गया. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन. सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो जाए. अच्छा, इस केस में फ्रिक्शन कैसा वर्क डन करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Friction is acting here and the object is moving in this direction. So work done यहाँ पे हो जाएगा F into S implies that work done due to friction will be minus 4 into 16. So work done due to friction is minus 64 joule. अच्छा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे? टी पार्ट में what will do about total work done? देंगे. हाँ. We will add them. Can we add them without finding the direction? No, sir. Okay. No, sir. Yes, work is given. Excellent. Excellent. This is called concept. Work done is a scalar quantity. Work done के पास कोई direction नहीं होता है. And as work done is a scalar quantity, therefore you are not required to get into direction. क्योंकि होता ही नहीं है, scalar quantity है. तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, या प्लस कर दो, बाद में माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा. सो इंप्लाइज कि मेरा जो टोटल वर्क डन आएगा वो 320 माइनस ऑफ 64. दिस इंप्लाइज कि माय टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 256. हाँ, 256 जूल. This will be equal to 256 जूल. अच्छा, मुझे बताओ ये मैं टोटल वर्क डन कोई और मेथड से ला सकता हूँ क्या? Anyone? If I want to get total work done, so can I get with some other approach? मुझे ऐसे नहीं करने का. मुझे Select. yes, excellent. Net force into total displacement. So net force था 8 into 16. So 16 into 8 कर दो. सॉरी, नेट फोर्स कितना था 16 ना, एक्सेलरेशन 8 था, तो फोर्स हो जाएगा m into a. सो 8 2 जार 16. तो 16 into 16 कर दो, कितना आ जाएगा 256 जूल आएगा या नहीं? सो आप ऐसे भी चाहिए तो कर सकते हो. एक इसका एक और मेथड मैं बता देता हूँ. दिस इज मेथड नंबर 2. ये मेथड 1 हो गया. मेथड क्या, कंसेप्ट एक ही एक्चुअली. तो इसके लिए आप क्या करोगे वर्क डन टोटल के लिए, सो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन टोटल नेट फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन 2 है, मास 2 kg दिया, एक्सेलरेशन 8 था. सो यहाँ से वर्क डन टोटल विल बी इक्वल टू, वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 256 जूल्स. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे एक और मेथड चाहिए. 2 मेथड कर लिया मैंने. आई वांट इट बाय अनदर मेथड. कुछ और बताओ मुझे क्या कर सकते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो इसके लिए आप क्या करोगे, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, क्योंकि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, बराबर. अच्छा, मुझे भाई बात बताओ, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं कर रहा? Because it is in motion.
For what? No displacement along. So मतलब No, that implies कि अगर मैं वो हाइट में ये नहीं लगा सकता फॉर्मूला, अगर यू आर सेइंग बेटा कि सर ऑब्जेक्ट सेम लेवल पे चल रहा है, क्या मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना? इस केस में वैलिड होगा या नहीं होगा? Along same plane is the Piyush answers. So Piyush, if my plane is vertical, can I apply work energy theorem in the vertical plane? yes sir. Then Yes, sir. where is the potential energy here? Negative of Negative of? potential energy is negative of That's okay. But do I need to write potential energy also here in work energy theorem, or it is simply kinetic energy? Sir, kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy. Excellent. Now my question is कि why work done will only change kinetic energy? Why it is not changing potential energy? So simple question बेटा, लेकिन ये concept समझाएगा आप. Important point. Potential energy is what? Potential energy जो होता है ना, ये कोई energy नहीं है. It's not any kind of energy. Potential energy is defined as negative of work done by conservative force. Negative of work done by conservative force, or it is given as positive work done by external force. This is potential energy. I'll repeat again. Potential energy is defined as negative of work done by conservative force. Conservative force ने जो negative work done किया है, या external force ने जो positive work done किया, that gives us potential energy. So basically potential energy is a work done. और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. इट सिंपली मेक्स योर कैलकुलेशन इजी, नथिंग एल्स. डू आई मेक सेंस? सो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कोई एनर्जी नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्क डन जो हम पढ़ते टू मेक आवर न्यूमेरिकल इजी. ये हमारे न्यूमेरिकल को आसान बनाता है, इजी करता है. देयरफॉर वी गो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. डू आई मेक सेंस एवरीवन? ये समझ आ गया पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now what is conservative force? Any idea? Sir, they are independent of path length. Force is independent of path length? Work done by force is independent. Yes. Conservative force is that force in which work done is independent of path. मान लो मुझे ये वाले पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए आप कोई भी रास्ता पकड़ लो. ये रास्ता ले लो, ये पाथ ले लो, या डायरेक्टली ऐसे चले जाओ, या ऐसे घूम के चले जाओ. whichever path you take, जो पाथ तुम्हें चाहिए वो पाथ आप ले लो. अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इस केस में, तो हर पाथ में वर्क डन वही होगा. वर्क डन विल बी सेम बिकॉज माय इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम. सो कंजर्वेटिव फोर्स का सिंपली मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स इन विच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इसलिए हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ का पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं, एंड वी डिफाइन पोटेंशियल ओवर हियर, और बाद में हम ये पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो मुझे वर्क डन मिल जाता है. हर केस में मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना. ये इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बना है ताकि आपके कैलकुलेशन को आसान बना दे. अब सोच के देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता तो ये वाले पाथ से, ये वाले पाथ से, हर पाथ से वर्क डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, एंड दैट इज क्रिटिकल. सो हम क्या करते हैं? वी डिफाइन पोटेंशियल ओवर हियर, वी डिफाइन पोटेंशियल ओवर हियर, और बाद में हम दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ले लेते हैं और वो अपने को वर्क डन दे देता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमें इंटीग्रेशन से बचाता है, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन में. सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट इज फोर्स
in which work done is path independent. It only depends on initial position and फाइनल पोजीशन, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, और इस कंडीशन में जो वर्क डन डिपेंड करता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, कुछ मुझे एक आधा बता सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल? Gravitational force. एक्सेलेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए तुमने नाम सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम MGH बोलते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। आप ऐसे नीचे आ जाओ या ऐसे नीचे आ जाओ या ऐसे नीचे आ जाओ, आपकी कोई भी पाथ लेके नीचे आ जाओ, इन एवरी केस वर्क डन विल बी सेम, क्योंकि ये वी आर डूइंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। Yes, Pranika, excellent. The next example is spring force. Spring force, और ये spring force conservative होता है नेचर में, इसलिए आपने सुना होगा spring potential energy half kx square, gravitational potential energy, because ये दोनों force conservative होता है नेचर में। Do I make sense? और इसलिए potential energy सिर्फ conservative force के लिए डिफाइन होता है। तुमने कभी नहीं सुना होगा frictional potential energy। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और फ्रिक्शन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इस केस में जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, और अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। देयर इज नो सेंस इन डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव। देन इज इट क्लियर? इसलिए कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी। और बताइए कुछ एक आधा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी जो वर्क डन होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और इस केस में भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 by r, which is called electrostatic potential energy. Is it clear everyone? समझ रहा है ये पॉइंट? ओके, और देखो यहां से थोड़ा क्रिटिकल है जो तुम्हें शायद नहीं आता रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव पाथ। यस, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव। ठीक है, एक जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं, सुनना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन बनता है, कांस्टेंट फोर्स होंगे लाइक F is equal to 2 न्यूटन, F is equal to 5 न्यूटन, F is equal to 7 न्यूटन, जितने भी इस टाइप के फोर्स होंगे कांस्टेंट फोर्स, all the constant force are conservative in nature. F is equal to 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 9 न्यूटन, जो भी इस तरह का फोर्स आपको बताऊंगा मैं, हम एग्जांपल भी लेंगे, ये सारा फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेचर में। इज इट क्लियर? अगर आपका फोर्स इस फॉर्मेट का है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, इस फॉर्मेट का फोर्स है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ये भी कंजर्वेटिव होता है नेचर में। जैसे मान लो मैं आपको फोर्स ऐसे दे देता हूँ, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और आपसे कोई पूछे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। Do I make sense everyone? So gravitational force, spring force, electrostatic force, constant force, यहां से समझना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। कांस्टेंट फोर्स जितने भी होंगे दे ऑल आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर आपका फोर्स इस टाइप का है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ये फॉर्मेट का फोर्स है लाइक दिस, या 2x i कैप
या x स्क्वायर i कैप, y स्क्वायर j कैप, z स्क्वायर k कैप, ये ऑल दिस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, मैथ के स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे, नीट वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें। फोर्स जो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में है, फॉर एग्जांपल अगर फोर्स आपका ऐसा है y i कैप प्लस x j कैप, दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल फोर्स, है ना। अगर फोर्स इस टाइप का है y i कैप प्लस x j कैप, ये फॉर्मेट का फोर्स है, दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का जो फोर्स होता है ये भी परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, सॉरी ये परफेक्ट डिफरेंशियल होता है और ये भी कंजर्वेटिव होता है नेचर में। ये फोर्स की वजह से भी जो वर्क डन आएगा बेटा, दैट वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना। सो कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, ये फॉर्मेट का फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है और परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट का फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। एग्जांपल y i कैप प्लस x j कैप, इज इट फाइन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ये 3 पॉइंट नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। इस पे जेई एडवांस एक बार क्वेश्चन पूछा था, फोर्स ऐसा ही था, y a कैप प्लस x j कैप, पार्टिकल मूव किया था 0,0 से 1,0 और बाद में 1, a, तो बताओ कितना वर्क डन होगा। एडवांस का क्वेश्चन है। Steven, sir, please give example of force which is not constant. Not constant implies बेटा, you are saying about this type of format. Steven, ऐसा पूछ रहे हो कि ऐसा पूछ रहे हो? Which one you are asking? Okay. पहले ये समझ लो, और एक बात और क्लैरिटी है, फिर मैं बताता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह का वर्क डन ही होता है, तो वर्क डन में इंक्लूड हो गया है, इसलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स is negative of work done by conservative force और positive work done by external force. अब conservative force क्या होता है? So these are those forces in which work done is path independent. Example इसका लिखा gravitational spring force, electrostatic force, gravitational force, constant force, fx i cap plus fy j cap plus fz k cap के फॉर्मेट का फोर्स और perfect differential. So these are few categories of conservative forces. इन सभी कैटेगरीज में जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और इन सभी फोर्सेस के लिए वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बिफोर आई गो टू द स्टीवन क्वेश्चन, एक बात मुझे बताओ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलिए। If work done by conservative force is positive, अगर conservative force पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. बिकॉज वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा तो लॉजिकल बात है प्लस माइनस माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल, अगर मैं बॉल को हाइट से गिरा रहा हूँ तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। मुझे बताओ इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन किया कि नेगेटिव वर्क डन किया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? Decrease. देखो, आपने याद होगा, अपने क्वेश्चन करते हो आप लोग कि यहाँ से जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, करते हैं ना ऐसा कैलकुलेशन? Yes, sir. हाँ। अच्छा, अब ये सोचिए, इफ वर्क डन बाय conservative force is negative, अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। 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 पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अब देखो, इमेजिन करो, इसको उल्टा लेके चलो, यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका एच हाइट पे, तो इसका mg नीचे लग रहा है,
और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन किया कि नेगेटिव वर्क डन किया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। होता है। Is it clear everyone? Yes sir. ओके। तो इसमें फ्रिक्शन भी लेकर आऊंगा, एनएलएम का फ्रिक्शन अभी यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले स्टीवन का क्वेश्चन पे चलता हूँ। मान लो मेरा फोर्स ऐसा है, एफ वेक्टर 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप, एक्स वाई जेड आप मीटर में मेजर करते हो, ये मेरा फोर्स है। और पार्टिकल को हम 0,0,0 से मूव करा के हम पार्टिकल को 2,2,2 पर लेकर जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। ओके 12 जूल cos those। ओके देखो, लेट्स सी। पहली बात, अब मत बताइए वर्क डन कितना होता है बेटा? इट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या डी एस वेक्टर, इसे डॉट प्रोडक्ट ना वर्क डन, तभी तो स्केलर क्वांटिटी है। सो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अभी क्या करोगे आप? वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर आपको पता है, विच इज हियर व्हाट, अच्छा कनेक्ट का आंसर 6 जूल है, वास्तव का 12 जूल। सो यहाँ पे आप क्या प्लेस करोगे? 2x i कैप plus 2y j cap plus 2z k cap dot dr can be written as dx I cap dy j cap plus dz k cap। सो ये dr की जगह पे रख दिया और ये मैंने इसकी जगह पे रख दिया। अभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x dx plus 2y dy 2z dz। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होगा आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते, जे कैप को जे कैप के साथ करते हैं और के कैप को के कैप के साथ करते हैं। सो 2x dx प्लस 2y dy 2z dz। अच्छा मुझे बताओ x कहां से कहां जा रहे हैं हम? 0 to 2। 0 से 2। 0 to अच्छा मुझे बताइए इस केस में जो मैं 0 से 2 जा रहा हूँ वो कैसे जा रहा हूँ 0 से 2, ये अपने को पता चल रहा है क्या? वी आर मूविंग फ्रॉम 0 to 2x में, लेकिन ऐसे जा रहा हूँ, कैसे घूम के जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कुछ पता है कि इस केस में, या सभी केस में सेम ले रहे हैं हम लोग? पाथ इंडिपेंडेंट है, कुछ पाथ इंडिपेंडेंट है, वो समझना क्यों पाथ इंडिपेंडेंट है, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। वही मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। इन x कोऑर्डिनेट वी आर मूविंग फ्रॉम 0 to 2। जब मैं 0 से 2 जा रहा हूँ x कोऑर्डिनेट में, सो am I taking the path by which it is moving from 0 to 2? वो काउंट में ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ? No। नहीं, वी आर नॉट टेकिंग इट टू काउंट। सिर्फ मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहा हूँ, मतलब 0 से 2 जा रहा हूँ। हाँ ओके पीयूष, सो 0 से 2 जा रहा हूँ, मतलब 0 से 2 कैसे जा रहा हूँ, कौन से पाथ से जा रहा हूँ? एम आई इंटरेस्टेड इन दैट? है क्या हमारा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे? नहीं ना, सिर्फ आप इनिशियल पोजीशन लिख रहे हो और फाइनल पोजीशन लिख रहे हो। if you are writing initial position and final position, we are not at all interested with the path by which it is traveling। तो can I say कि ये जो मेरा फोर्स है, this is conservative force? Yes sir. Yes। है ना, समझना। इसलिए ये इस टाइप का जो फॉर्मेट का फोर्स होता है बेटा, दिस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्योंकि इस केस में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो सिर्फ वी आर इंटरेस्टेड विद ओनली इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि वो कैसे जा रहा है इनिशियल से फाइनल।
उसके ऊपर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि वो कहां से कहां जा रहा है। एग्जैक्टली सेम वे में y कोऑर्डिनेट इज आल्सो मूविंग फ्रॉम 0 to 2, y भी 0 से 2 जा रहा है, एंड एग्जैक्टली सेम मैनर में z कोऑर्डिनेट भी 0 से 2 जा रहा है। so, x भी 0 से 2 गया, y भी 0 से 2 गया और z भी 0 से 2 जा रहा है। इंप्लाइज 2 को बाहर निकाल दो, x dx y dy z dz, दिस इंप्लाइज की जो वर्क डन हो जाएगा 2 into x square by 2 from 0 to 2, from 0 to 2 plus 2 into y square by 2 from 0 to 2, z square by 2 from 0 to 2. ये 2 कैंसिल हो गया, this 2 will cancel, this 2 will get cancel. So ये सारा टर्म कैंसिल हो गया यहाँ से। सार्थक, let's see. So from here work done will be equal to, प्लेस कर दो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ऑलरेडी कितना हो जाएगा 4 + 4 12। स्टीवन समझ में आ गया वेरिएबल फोर्स का एक फॉर्मेट 2x i कैप + 2y j कैप, मतलब ये फॉर्मेट था आपका fx i कैप fy j कैप + fz k कैप का फॉर्मेट था बेटा। ओके गुड, ध्यान रखना ये फॉर्मेट में आज के बाद ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ये फॉर्मेट का तुमको फोर्स दिखे तुम समझ लेना कि ये कंजर्वेटिव है, और अगर ये कंजर्वेटिव है मतलब इस केस में जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर्मेट क्या है, fx i कैप, ये फॉर्मेट fx i कैप + fy j कैप + fz k कैप, ये फॉर्मेट का फोर्स जहां भी दिखे तुम्हें समझ लो कि दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन नहीं लेता हूं, सिर्फ मैं फॉर्मेट समझा देता हूं कि इस तरह का फॉर्मेट का फोर्स दिख जाए बेटा। इज इट वेरी वेरी क्लियर कि दिस फॉर्मेट ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एक और मैंने बोला था परफेक्ट डिफरेंशियल, सिंपल क्वेश्चन से बनाता हूं। परफेक्ट डिफरेंशियल ये भी कंजर्वेटिव होता है। मान लो मैं आपका फोर्स है y i कैप + x j कैप न्यूटन, और पार्टिकल मूव कर रहा है 0,0 से 2,2, आपसे बोल रहा है फाइंड वर्क। एक बार ट्राई करोगे? नहीं बेटा, पास तो बगैर पाथ के होगा, इसलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस में पूछा था 0,0 से a,0 और बाद में a,a, इसका आंसर था 2ka²। आई स्टिल रिमेंबर द आंसर आल्सो। चलो देखो मैं करता हूँ इसको। वर्क डन कितना होगा, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ओके 8 जूल यू आर गेटिंग, लेट्स सी। इंप्लाइज की वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन f वेक्टर की जगह पे आप क्या रखोगे, y i कैप + x j कैप डॉट dx i कैप + dy j कैप। राइट नाउ वी आर नॉट टेकिंग फ्रिक्शन, ओके मयूर। अच्छा 4 जूल आया कॉस्ट ऑफ आंसर,
एंड मयूर का आंसर है 8 जूल। ओके ग्रेट, लेट्स सी वर्क डन कितना हो जाएगा, y dx प्लस x dy, और हम मूव कर रहे 0,0 से 2,2, इधर ही हम जा रहे हैं ना। ओके सार्थक का भी 4 जुलाई। अब समझना खेल यहाँ चालू होता है, परफेक्ट डिफरेंशियल करना है ये है। अभी क्या करोगे, अच्छा y dx, नीट के स्टूडेंट थोड़ा टफ लगेगा बेटा आपको, जेई वाले तुम्हें समझ में आना चाहिए, और y dx प्लस x dy ये टर्म है ना, y dx प्लस x dy। कैन आई राइट दिस एज dx कॉमा y, dxy लिख सकते हैं क्या इसको, y dx प्लस x dy को कैन आई राइट dxy। याद करो डी u इंटू वी रूल क्या था, u को बाहर निकाला, v को डिफरेंशिएट किया, और v को बाहर निकाला, u को डिफरेंशिएट किया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, एग्जैक्टली सेम वे में। अगर आप ये फॉर्मेट में इसको सेट करोगे, सो dxy इंप्लाइज व्हाट, y को बाहर निकाला, x को डिफरेंशिएट किया, प्लस x को बाहर निकाला, y को डिफरेंशिएट किया। ये टर्म है ना ये, Yes, sir. है ना। सो y इंटू dx प्लस x इंटू dy कैन बी रिटन एज dxy। ओके गुड शार्प कौस्तुभ। y ये मैथ से प्रॉपर नीट में नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। जेई के बच्चे समझो ध्यान से, y इंटू dx प्लस x इंटू dy कैन बी रिटन एज dxy, राइट। सो इम्प्लाइज कि आप इसकी जगह पे इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0,0 टू 2,2 इंटू dxy। सिंपली ये खत्म हो गया, एक कचरा खत्म हो गया, सिर्फ ये आ जाएगा। और आपको ये पता है कि dx का जब हम इंटीग्रेशन करते दैट इज इक्वल टू x। ओके स्मृति, तो ये एग्जैक्टली सेम वे में जो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, xy, एंड दिस वी हैव टू मूव फ्रॉम 0,0 टू 2,2। सो प्लेस कर दो लिमिट में, वर्क डन 2 माइनस 0, क्योंकि x 0 से 2 जा रहा है, और एग्जैक्टली y में भी आप वही लिखोगे 2 माइनस 0। सो दिस इंप्लाइज कि जो मेरा वर्क डन आ जाएगा that will be 2 into 2. Work done will be of 4 joules. Okay. Is it fine? सर फर्स्ट स्लाइड दिखाइए ना, पिछला वाला। फर्स्ट एग्जांपल। Which one? First example. लिमिटिंग फिक्शन एक बार बताइए ना। In which case? Here. ये वाले केस में कि ये वाले केस में बेटा? लिमिटिंग फिक्शन। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके ओके, कॉन्सेप्ट क्या समझना है ये बात। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना फोर्स लगाते हो स्टैटिक फ्रिक्शन में। आप ये समझना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया है ना। हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, कौन पूछ रहा है? ओके पुनः, फाइन, पुनः समझ रहा है एक बात को ध्यान से। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक प्लेस कर दिया, राइट पुनः। अभी मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाने का पावर इस ब्लॉक के साथ वो 6 न्यूटन का है। सो ये सरफेस ये ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन तक लगा सकता है, उससे ज्यादा ये फ्रिक्शन लगा नहीं सकता, राइट। लेकिन मैं जो इधर फोर्स लगा रहा हूं ये मेरा फोर्स मान लो 2 न्यूटन का है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो 2 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस केस में? क्या वो 6 न्यूटन लगेगा कि 2 न्यूटन लगेगा रोकने के लिए? समझना, ये सरफेस पूनम इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन का लगा सकता है,
maximum he can apply friction of 6 Newton, right? But we are applying force only equal to 2 Newton. जो हम force लगा रहे हैं, that is only 2 Newton. So if my force applied is 2 Newton here, then in that case, what will be my friction over here? 4 2 Newton only. जितना आप force लगाओगे उतना ही friction लगाने की जरूरत पड़ेगी ना इसको रोकने के लिए. Then you will get net force 0. और अगर net force 0 होगा तो acceleration 0 होगा और block move नहीं करेगा. yes sir Right? So अगर आप force 6 Newton से कम लगा रहे हो, if my force applied is less than 6 Newton, in that case जितना आप force लगाओगे that will be the friction value. चले, मान लो मैं 2 न्यूटन की जगह पे भी 3 न्यूटन लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन. ओके, मैं 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन. एंड दिस वी कैन गो अप टू 6 न्यूटन विच इज माय लिमिटिंग वैल्यू. यहाँ से ज्यादा नहीं लगा सकते. तो क्या होगा इस रेंज में, आप समझना ये बात को. अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूं, हियर वी आर हैविंग माय फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे मेरा फोर्स अप्लाइड है और इस एक्सिस पे फ्रिक्शन है. तो क्या हो रहा है कि भाई जब तक आप जितना फोर्स आप लगाते जा रहे हो उतना फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है. सो द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल वैल्यू. सेम वे में लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है. अच्छा, ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है? इस केस में ऐसा इंक्रीज होते होते कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 6 न्यूटन. 6 न्यूटन तक. वेरी करेक्ट. तो ये ऐसा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये 6 न्यूटन तक पहुंच सकता है, विच इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिट कर गया सरफेस. अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स 6 न्यूटन से ज्यादा लगा दूं, विच इज माय, लेट मी टेक इट एज 8 न्यूटन. अगर मैं ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स अभी 8 न्यूटन लगा दे रहा हूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि रुका रहेगा? मूव करेगा. मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको 6 न्यूटन तक ही रोक सकता है. मैक्सिमम पावर फ्रिक्शन का 6 न्यूटन है. सो दैट फ्रिक्शन कैन स्टॉप ब्लॉक फॉर अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 6 न्यूटन. लेकिन अभी जो तुम फोर्स लगा रहे हो 8 न्यूटन, दैट माय फोर्स इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स. तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट अभी मूव करने लगेगा. पूनम, इज इट फाइन व्हाट आई एम सेइंग? yes sir ओके. सो जैसे तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन को एक्सीड कर गया, जैसे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन को एक्सीड कर गया, in that case the object will move, start moving. और जैसे ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, अब लिमिटिंग भी नहीं लगेगा, स्टैटिक भी नहीं लगेगा, अब एक नया टाइप का फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. और ये काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है. सो ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया. दिस पॉइंट हियर इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये जो रीजन है यहाँ पे, दिस इज माय स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, पूनम, डू आई मेक सेंस? इज इट क्लियर? yes sir ओके. thank you sir Sir, why position coordinates are kept same along all the axes and conservative equations? कहाँ पे सेम रखा है गौरव? Here you are saying? Yes, sir. No, doesn't matter. I can write 0,0, 2,3. ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. By luck ऐसा मैंने दो डाटा ले लिए. यहाँ पे भी सेम ही लिया था क्या? हाँ. So by luck मैंने ऐसा सेम डाटा ले लिया. It's not. We can keep anything, 0,0,0, 2,3, 4, कुछ भी रख सकते हैं. गौरव, is it clear what I'm saying? Yes, sir. Okay, sir. सर हाँ बोलो ना. सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में हम वर्क डन टोटल थर्ड मेथड से कैसे निकालेंगे? वो हाँ बता काइनेटिक बता- फाइनल. हाँ बता रहा हूँ. ये रह गया थर्ड मेथड से काइनेटिक. तो देखो, एक्सेलरेशन आपको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम है, 2 सेकंड के बाद निकालना है. तो कहाँ लिखूं? तो पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ इसको. 2 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा? सो v इज इक्वल टू u प्लस 80. u 0 है, सो v कितना हो गया? प्लस 8 इंटू 2 इंप्लाइज कि जो v हो जाएगा आपका वो 16 मीटर पर सेकंड हो गया. सो वर्क डन टोटल निकालेंगे हम. सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू
16 का स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256. सो वर्क डन टोटल विल बी इक्वल टू 256. समझ में आ गया? यस सर. हाँ, इधर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया है, यहाँ पे नेट फोर्स से कर दिया है, और यहाँ पे दोनों का वर्क डन निकाल के जोड़ दिया है. सो विच एवर सूट्स यू, जैसा अच्छा लगे तुम्हें वैसा करो. इज इट क्लियर एवरीवन? ये कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ गया? यस सर. यस सर. यस सर. इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें. चलिए फ्रिक्शन पे चलते हैं. ऐसे मिक्स कर दूंगा मैं दोनों को और सब कुछ पूछूंगा इस केस में. मान लो इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे खेलेंगे तभी मजा आएगा इसमें. ऐसा मेरा एक कोई इंक्लाइंड सरफेस है, राइट. लेट मी टेक द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज 37 डिग्री, और इस पे दो ब्लॉक रख दिया. सो दिस ब्लॉक इज ऑफ 5 kg, और ये भी ब्लॉक पकड़ लो 5 kg. दोनों ब्लॉक का सेम मास, आइडेंटिकल ब्लॉक एक्चुअली. अच्छा मुझे बताइए, सोच समझ, अगर मुझे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स चाहिए तो किसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, आगे वाले ब्लॉक का कि पीछे वाले ब्लॉक का? पीछे वाले का। ये ब्लॉक ही और ब्लॉक ही. आगे I'll वाले. repeat the question ब्लॉक again. ए. हाँ, मुझे इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, अच्छे खासा अमाउंट में नॉर्मल रिएक्शन चाहिए. तो नॉर्मल रिएक्शन रखने के लिए मुझे किसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा लेना चाहिए, आगे वाले ब्लॉक का कि पीछे वाले ब्लॉक का? ए का. ए ब्लॉक. हाँ, तो इसका वेरी गुड, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो 0.3 है, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है. बताइए टोटल एक्सेलरेशन of the blocks and normal reaction between block A and block B. चलो करूं मैं. Shall I solve this? या हो रहा है? हो रहा है. ओके ठीक.
क्या कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो तुम लोग, कोई मुझे बताओ, एक कोई बता दो, एक कौस्तुभ या सिद्धि, कोई एनीवन, स्मृति, कोई भी एक बताओ मुझे कैसे लिख रहे हो आप इसका। कौस्तुभ, हाउ यू आर राइटिंग? ब्लॉक ए का एफपीडी बनाया और सारे फोर्सेस कंसीडर करके एक्सीलरेशन निकाला। ठीक। लेंदी नहीं हो रहा क्या? वो लेंदी नहीं हो रहा क्या? हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, लेंदी होगा। प्लनिका का 4 आया एक्सीलरेशन, वैष्णवी का नॉर्मल रिएक्शन 10 आया। ओके फाइन। कैसे किया प्लनिका या वैष्णवी, कोई बताओ एक मुझे, हाउ आर डूइंग दिस? ओके, कनेक्ट का भी 4 है, सेम मेथड। ओके, मैं इसको दूसरे अप्रोच से करता हूँ। अगर मैं ये दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम बना दूं, इफ आई एम मेकिंग दिस ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी एज अ सिस्टम, तो इस पे नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है? सो यहाँ पे लग रहा है, हियर आल्सो इट इज mg sin थीटा, यहाँ पे एक्ट हो रहा है mg sin थीटा, इधर भी एक्ट हो रहा है, और ये वाले ब्लॉक पे भी इधर की तरफ फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? सो इस पे भी इधर mg sin थीटा लग रहा है। सो अगर मैं ये दोनों को कंबाइन सिस्टम बना दूं, तो mg sin थीटा नीचे, mg sin थीटा ऊपर, सॉरी नीचे दोनों ब्लॉक का, और यहाँ पे इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है F1 और यहाँ का फ्रिक्शन लग रहा है F2। सो इफ आई एम मेकिंग दिस टू ब्लॉक एज सिस्टम, तो कैन आई से कि जो मेरा नेट फोर्स इस केस में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन F1 एंड F2। मैंने 2 इसलिए कर दिया बिकॉज दोनों ब्लॉक का मास सेम है। ऐसा हो रहा है या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। Yes, sir. Okay, now F net is total mass, so m plus m into acceleration. Okay, m plus m into acceleration is equal to, wait first तो मैं करके देखता हूँ, 2 into 5 into 10 into sine of 37 degree minus F1। यहाँ का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.3 into 5 into 10, क्योंकि n will be equal to mg cos 37 into cos 37 plus sorry minus, so this will be equal to what? Minus 0.2 into 5 into 10 into what? Cos of 37 degree. So now this implies 2 into 5 into acceleration into कितना हो जाएगा? 5 to the 10, so this will become what? 100 into 3 by 5 minus, this will become 15 into 4 by 5 minus 10 into what? 4 by 5। ये हो गया 20-25। so 10 into a is equal to 60 minus 12 minus 8, so this implies कि कितना आ जाएगा? 10 into a will be equal to 60 minus of 20, so this implies कि 10 into a will be equal to 40, ये 0 से cancel हो गया 0, so from here the acceleration which I am getting is what? 4 meter per second square। okay, कौस्तुभ क्या गड़बड़ किया?
हाँ प्लनिका एक्सलेंट, वेरी गुड। आपका 4 आया था और किसी का 4 आया, कनट का भी 4 आया, एक्सीलेंट कनट, ओके एक्सीलेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? सर फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ ओके ठीक है कौस्तुभ। हाँ देखो कैसे किया मेरे बेटा, मैंने क्या किया, इस दोनों को कंबाइन एक सिस्टम बना दिया ए और बी। सो आई एम मेकिंग ए एंड बी एज अ कंबाइंड सिस्टम। और अगर तुम ए और बी को कंबाइंड सिस्टम बना दोगे तो ए पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा, बी पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा F1 और यहाँ का फ्रिक्शन लगा F2। तो अगर मैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पे नेट फोर्स सोचूं तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा, mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा इंक्लाइन के लॉन्ग, mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस F1 माइनस F2 बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो नेट फोर्स लग गया 2 mg sin थीटा माइनस F1 माइनस F2। और ब्लॉक का मास 5 kg दिया है, सो 2 into 5 into 10 into sin 37 माइनस 0.3 यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन into 5, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा देखो इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा, है ना, इन दिस डायरेक्शन क्या एक्ट होगा mg into cos थीटा, और इधर क्या लगेगा इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, सो नॉर्मल रिएक्शन। सो लॉजिकल बात है कि नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस mg cos थीटा, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, और मुझे फ्रिक्शन पता है तो फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इंप्लाइज कि जो मेरा फ्रिक्शन हो जाएगा वो म्यू इनटू mg इनटू cos थीटा हो जाएगा। तो देखो वही किया है, म्यू यहाँ का 0.3 m5 g10 cos 37, एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ का म्यू 0.2 इनटू यहाँ का मास 5 into 10 into cos 37 and rest is the calculation. Is it clear? यस सर। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा है मैंने इस केस में, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो बड़ा सिंपल सा है, चाहे आप ब्लॉक ए पे ले लो या ब्लॉक बी पे ले लो, विच एवर यू वांट, सो आई विल गो बाय ब्लॉक ए। सो अगर मैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, FBD of block A, FBD of block A अगर आप ड्रॉ करोगे, सो ब्लॉक A का FBD कितना होगा, सोच लो तो लाइक दिस, इधर लग रहा है फोर्स mg cos थीटा, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर एक फ्रिक्शन लग रहा था F1 और यहाँ से एक्ट हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यही था ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एंड आई वांट टू गेट दिस नॉर्मल रिएक्शन। तो आप कैसे लिखोगे, अगर मैं ब्लॉक ए पे नेट फोर्स लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा प्लस नॉर्मल माइनस F1, क्योंकि mg sin थीटा नॉर्मल नीचे लग रहा है, F1 ऊपर एक्ट हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज मास इनटू एक्सेलरेशन mg sin थीटा, ये नॉर्मल और ये अलग है, सो दिस विल बी, लेट मी टेक n1, सो प्लस n1, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सो दैट इज म्यू इनटू mg इनटू cos थीटा, वैल्यूज प्लेस करेंगे, 5 into 4 is equal to 5 into 10 into sin 37, that is what, 3/5 plus n1 minus 0.3 into 5 into 10 into cos 37 is what, 4/5, 5 से 5 चला गया, ये कैंसिल हो गया, this is what, 20 is equal to 30 plus n1, और ये 0.3 था ना, into 5 into 10, सो कितना हो जाएगा, ये 10 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, -12, सिंपलाइज कितना हो गया, 20 is equal to 30 minus 12 करोगे कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू,
18 plus n1. This implies कि n1 कितना हो जाएगा 20 minus 18, so that is equal to what 2 Newton. Is it clear? So मैंने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एग्जैक्टली सेम वे में. इफ यू वांट यू कैन टेस्ट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी आल्सो, उसका भी बना सकते हैं. Is it clear? Shall I move ahead? अद्वित, अब मैं समझ रहा सभी को कॉन्सेप्ट की? ओके फाइन. कौस्तुभ समझ आ गया कैलकुलेशन? Have you got the same answer? Okay, if you want, you can go by the block P. ऐसे ही आप ब्लॉक पी के लिए भी कर सकते हो, उधर से भी आपको एन ए मिलेगा. सो विच एवर सूट्स यू ऐसा कर. चलो, इस टाइप का प्रॉब्लम दे कम इनटू जेई मेंस में. ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट के लिए अपने को क्या ध्यान में रखना है कि अगर नीचे वाले का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है ऊपर वाले से, तभी वो कांटेक्ट फोर्स आएगा. अदरवाइज इक्वल है तो 0 रहेगा, और अगर आगे वाले ब्लॉक का कम है तो दोनों सेपरेट हो जाएगा. नहीं, सीईटी में नो चांस बेटा, ऐसा इतना टफ नहीं आएगा सीईटी में. एक्सेलरेशन वगैरह पूछ सकता है, बट ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए शायद ही पूछेगा. दिस कैन बी आस्क्ड. चलो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लॉक ऑन ब्लॉक. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ब्लॉक ऑन ब्लॉक. नीट में आएगा दोनों. दिस कैन विल कम इन नीट, आ सकता है ऐसा. ब्लॉक ऑन ब्लॉक. So the concept question is कि एक ब्लॉक के ऊपर, देखो मैं क्वेश्चन इधर ही बना रहा हूँ, देखते हैं डाटा सही सेट होता है या नहीं. एक ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया है ना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का. ये ब्लॉक का मास क्या है, लेट मी टेक इज ऑफ 2 kg, और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.2 का फ्रिक्शन है. ठीक, ये ब्लॉक का मास, इसका भी मास, आप इसका मास मान लो 4 kg दिया है. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नीचे वाले ब्लॉक सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेगा या दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा. ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेगा या दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा. और अगर सेपरेट हो जाएगा तो दोनों का रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है. They will separate. Okay, not sure. Fine. ब्लॉक बी पे सोचो. पहले इस केस में ना जिस पे फोर्स नहीं लगेगा ना वो ब्लॉक पे सोचना. तो पहले ब्लॉक बी पे सोचो. ब्लॉक बी पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है. ब्लॉक बी पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है. mg. mg तो लग ही रहा है और नॉर्मल लग रहा है वो तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए क्या लग रहा है. फ्रिक्शन.
फ्रिक्शन फ्रिक्शन, सिर्फ अकेला फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, और कोई लग ही नहीं रहा है इस पे, और कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है ब्लॉक बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ब्लॉक बी अगर चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से चलेगा, और उसको चलाने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है। सो ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू व्हाट? 0.2 इनटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg, मतलब ये हो गया 20 के बराबर। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे जो लग रहा है वो 4 न्यूटन का है। मतलब ब्लॉक बी पे जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो 4 न्यूटन का है। सो ब्लॉक बी का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मैक्सिमम कितना है? 4/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो ब्लॉक बी का जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। इससे ज्यादा ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आना पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आप ब्लॉक ए पे देखो, अब एक चीज समझना है यहाँ से कॉन्सेप्ट, समझना एक चीज कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन से कम है या उसके बराबर है, तब तो ये दोनों साथ में चलेगा। क्योंकि अगर ए का एक्सेलरेशन कम हो गया या उसके बराबर हो गया, तब तो ये दोनों साथ में चलेगा, ओके। लेकिन जैसे ही अगर आप ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गया, दे विल सेपरेट, दे विल सेपरेट, है ना। इस केस में क्या है? दे विल मूव टुगेदर, they will move together. Do I make sense to everyone? सेंस बन रहा है इस बात पे? अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, अगर ये दोनों एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए अगर इक्वल है ब्लॉक बी के, तब तो साथ में चलेगा। या एक्सेलरेशन ऑफ ए इज लेस देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी से कम है तभी भी बात बन जाएगी। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी को एक्सीड कर जाएगा, दे विल सेपरेट। अभी इस केस में देख, अभी ब्लॉक ए पे आप सोचो तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और वही वैल्यू होगा 4 न्यूटन का। सो ब्लॉक ए के बारे में अगर सोचो, सो ब्लॉक ए पे एफ नेट कितना लग रहा है? 20 - 4, सो दैट इंप्लाइज कि 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 16, 4। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे पर दिख रहा है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? दे विल सेपरेट ना, दे विल सेपरेट। और आपसे अगर रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन पूछ ले तो बी का 2 हो जाएगा और ए का एक्सेलरेशन 4 हो जाएगा। हाँ, वो ऊपर वाला फ्रिक्शन क्यों मैटर करेगा? ऊपर वाला फ्रिक्शन मैटर करेगा बेटा, क्योंकि ब्लॉक बी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कुछ लग ही नहीं रहा। अब होगा क्या समझना, जैसे ही आपने ब्लॉक ए पे फोर्स लगाया है ना, ये ब्लॉक ए सरकने लगेगा, आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही ये ब्लॉक ए आगे बढ़ा, ब्लॉक बी इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा देगा रोकने के लिए इसको। और मुझे पता है कि फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर, तो अगर ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन आगे लगा देगा। सो बी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, ए पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और Yes, sir. अगर ब्लॉक बी और ब्लॉक ए इफ दे बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन, तब तो बात बन रहा है। लेकिन अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन को एक्सीड कर गया, उस केस में दोनों साथ में चलना पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. Got it. Okay. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पता नहीं कितनी बार जेई ने पूछा है, और बकवास सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है एक्चुअली, पर दे आस्क कि दोनों साथ में चलेगा या सेपरेट हो जाएगा। लॉजिक सेम है। अब इसमें 2 ब्लॉक की जगह पे वो 3 ब्लॉक भी रख सकता है। जैसे ये देखो, मान लो मैं 2 ही ब्लॉक का पहले लेता हूँ, फिर आई विल कम टू 3 ब्लॉक। सर 1 मिनट पिछला स्लाइड। ओके, if acceleration of b, ओके if acceleration of b, हाँ obviously, obviously
लेकिन मैक्सिमम केसेस में ना बी का एक्सेलरेशन कभी भी ए से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी पे सिर्फ एक फ्रिक्शन ही लग रहा है. सो लेट मी, चलो एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, और इस पे फोर्स, रुको मैं डाटा अरेंज करता हूँ. वेट, लेट मी थिंक ऑन द डाटा, कितना ले लूं. देखते हैं डाटा, थोड़ा सोच रहे तो. कंडीशन ऐसे बनाते हैं. So, 2 ही ब्लॉक लेता हूं मैं इस केस में, और फोर्स वेरिएबल करता हूं एक्चुअली. सो इस केस में मान लो ये वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा देता हूँ 2 into t. फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, है ना, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम. और ये ब्लॉक आपका ए हो गया, ये ब्लॉक बी, और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, दैट इज इक्वल टू 0.5. और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, so the surface is smooth. और ब्लॉक ए का मास 2 kg और ब्लॉक बी का मास मान लो 4 kg है. So the mass here is of 2 kg and here the mass is of 4 kg. तो पूछ रहा है कि बताइए कितने देर के बाद ये सेपरेट हो जाएगा. एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी के बराबर है तब तक तो बात बनेगा, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी अलग अलग हो गया वैसे ही कहानी खत्म हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा. तो आप चेक करो कि कब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम चल रहा है. टेन सेकेंड, स्मृति का 5 सेकेंड. ओके, लॉजिक समझना, लॉजिक जो दिया है, लॉजिक इज इम्पोर्टेंट हियर. also 5 सेकेंड. ओके, इस पे फोर्स ए पे लग रहा है तो आप बी पे सोचो पहले. तो मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. ओके, तुम्हारा भी 5 सेकेंड आ रहा है. फाइन, प्रांजल का भी 5 सेकेंड. ओके, देखिए सबसे पहले आप ब्लॉक बी पे कंसंट्रेट करो. सो ब्लॉक बी, ये ब्लॉक ए आगे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा. ओके, सो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0.5 इनटू नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 into 10. तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा 10 न्यूटन. सो ब्लॉक बी का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है, ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा. एक्सीलेंट प्लनिका,
एक्सीलेंट आंसर, वेरी वेरी गुड। ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2.5। सो ब्लॉक बी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब सोचो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी कब तक साथ में रहेगा? जब तक कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्रॉस कर गया, दे बोथ विल सेपरेट डाउन। बताया था ना मैंने एक कॉन्सेप्ट पीछे कि अगर ए का एक्सेलरेशन बी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम हो या उसके बराबर हो तब तक तो साथ में रहेगा, लेकिन जैसे ए का एक्सेलरेशन बी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन को क्रॉस कर गया इस केस में, वैसे ही दे विल सेपरेट। इज इट फाइन? अब इस केस में भी वही कहानी होगा। अब देखो ए पे चलो, अगर आप ब्लॉक ए पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्लॉक ए, सो ब्लॉक ए पे एफ नेट कितना लगेगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2t माइनस 10। क्योंकि अगर आप ब्लॉक ए के बारे में सोचोगे, सो ब्लॉक ए पे आगे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 2t, और इस ब्लॉक ए पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जिसका मास हो गया 2, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये कहां तक ले सकता है ब्लॉक ए? 2.5 तक। मतलब ये हो जाएगा 2 into 2.5 is equal to 2t minus 10. So that is equal to 5 is equal to 2t minus 10. So implies कि 2t will be equal to what? 15. So ये cancel हो गया, and after cancelling this we are getting the value equal to 7.5. So t will be equal to 7.5 seconds. मतलब ये दोनों ब्लॉक 0 सेकेंड से लेकर 7.5 सेकेंड तक साथ में रहेगा, और 7.5 सेकेंड के बाद ए का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, एंड दे विल सेपरेट। Are you getting my point, everyone? Yes, sir. समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखो हम क्या करेंगे इस केस में, जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा, हाँ जिस ब्लॉक पे, I'll repeat the concept again है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना ये बात को। जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है उस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या है वो निकाल लो, और अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन जिसपे फोर्स नहीं लग रहा उसके मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन से कम हो या उसके बराबर हो, तब तक तो बात सही है, साथ में रहेगा। लेकिन जैसे ही ए का एक्सेलरेशन बी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन को क्रॉस कर गया, वैसे दे विल सेपरेट। ओके, सोचो बेटा, पीयूष समझना है कॉन्सेप्ट। ब्लॉक ए पे फोर्स लग गया तो ये ब्लॉक ए आगे जाना चाहेगा। अब जैसे ही ब्लॉक ए आगे जाना चाहेगा, बी ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन पीछे लगा देगा, राइट? तो ब्लॉक ए पे फोर्स लगा, ब्लॉक ए आगे जाने लगेगा। अब जैसे ही ब्लॉक ए आगे शिफ्ट होगा, ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन पीछे लगा देगा। तो अगर बी ए पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है तो ए बी पे फ्रिक्शन आगे लगा देगा, बिकॉज इट्स एक्शन रिएक्शन पे। Piyush, have you got? Okay, समझ में आ गया आपका कॉन्सेप्ट सभी को?
Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. I have lost internet connection. Two assignments I have given to Amit sir. He will upload that. आज वो upload कर लेंगे वो assignment. है ना, ऐप पे आपको मिल जाएगा. So you solve these two assignments. तो पहला assignment था हमारा इस पे Newton's law पे, and the second assignment is on projectile motion and one dimensional motion. So दो assignment है. You complete these two assignment. फिर एक और assignment में work power energy पे I'll upload that. Is it clear to everyone? Yes. समझ में आ गया बेटा आज का लेक्चर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Piyush will discuss this assignment next week on Monday. Okay. Is it clear? Yes, sir. We'll wind up for today. अगले लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बाय बेटा. बाय बाय. बाय मयूर. So हम will be doing with work power energy पहले और NLM दोनों को मिक्स करके कंप्लीट कराऊंगा and then we'll go to circular motion. Okay, Piyush, sorry, I forgot. You call me in around 3 p.m. Right? So 3 p.m. I'll be free. 3 p.m. में हम लोग बात करेंगे. Is it clear? Okay. चलो bye.